नमस्ते। प्राइम रिकैप में आपका स्वागत है। एक कला शिक्षक और एक प्रतिभाशाली छात्र एक कठिनाई को पार करने के लिए एक साथ आते हैं, जो वे दोनों अपने जीवन भर से साथ लेकर चले हैं। आज हम 2007 की फिल्म तारे जमीन पर की कहानी का पुनर्कथन करेंगे। स्कूल के बाहर झील के किनारे एक 9 वर्षीय लड़का है जिसका नाम ईशान है। लड़का एक प्रकार की कॉफी छलनी का उपयोग करके कुछ छोटी मछलियां पकड़ता है और उन्हें अपनी पानी की बोतल में डालता है। जब वह कम से कम उम्मीद करता है तो एक आदमी उसके पीछे से आता है और उसे शर्ट से पकड़ लेता है। यह आदमी स्कूल बस का ड्राइवर था और वह अधीर था क्योंकि उसने लड़के का इंतजार करते हुए 10 मिनट बर्बाद कर दिए थे। थोड़ी देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो उसका स्वागत शेरू और जॉनी करते हैं। ईशान अपनी स्कूल रिपोर्ट कार्ड कुत्तों को खाने के लिए फेंक देता है ताकि उसे यह दस्तावेज अपने माता पिता को न देना पड़े। यह सुनिश्चित करने के बाद कि कागज नष्ट हो गया है, लड़का घर में प्रवेश करता है और जल्दी से वह मछलियां जो उसने इकट्ठा की हैं फ्रिज के ऊपर के एक्वेरियम में डाल देता है। नाश्ता करने के बाद ईशान अपने कमरे में जाता है और एक पहेली जोड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका भाई योहान आता है और अपनी माँ को बताता है कि उसे सभी विषयों में कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले। महिला युवा पर गर्व करती है और अपने छोटे बेटे से उसकी रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछती है। फिर ईशान कमरे से बाहर जाता है और अपने पड़ोसियों को खेलते हुए देखने के लिए बाहर जाता है। खेल के दौरान लड़के गेंद को दूर फेंक देते हैं और ईशान से उसे लाने के लिए कहते हैं। लड़का तुरंत उठता है और गेंद के पीछे जाता है, लेकिन जब वह उसे मैदान में वापस फेंकता है तो वह वस्तु दीवार के दूसरी तरफ गिर जाती है। इस समय उसके पड़ोसियों में से एक रंजीत चिल्लाना शुरू करता है और लड़के को आदेश देता है कि वह जाकर गेंद वापस लाए। चौंक कर ईशान प्रतिक्रिया नहीं करता और बच्चा उसके पीछे जाता है। हालांकि वह रंजीत से बहुत छोटा है। लड़का वापस लड़ने का फैसला करता है और वे दोनों लड़ाई में जमीन पर लुढ़क जाते हैं। रंजीत ईशान का सिर जमीन पर पटकता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। फिर उसका हाथ मरोड़ने की कोशिश करता है। खुद का बचाव करने के लिए लड़का उस अपराधी को काटता है और वह आखिरकार उसे छोड़ देता है। फिर ईशान छत पर भाग जाता है और रोने लगता है, लेकिन जल्द ही ध्यान भटक जाता है और वहां पड़ी एक पतंग से खेलने लगता है। बाद में जब वह घर लौटता है तो वह रंजीत और उसकी माँ को अपने माता पिता से शिकायत करते हुए पाता है। वे ईशान पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते हैं। लड़के को देखकर उसके पिता उसे चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। इस समय उसका पड़ोसी और भी झूठ गढ़ता है और कहता है कि ईशान ने लड़ाई के दौरान उसकी शर्ट भी फाड़ दी। गलत आरोप लगाए जाने से नाराज होकर लड़का उस पर हमला करता है और उसके माता पिता को उन्हें अलग करना पड़ता है। जब रंजीत और उसकी माँ चले जाते हैं तो उसके पिता नंदकिशोर कहते हैं कि ईशान परिवार के लिए केवल परेशानी लाता है। हर दिन उन्हें लड़के के बारे में एक नई शिकायत मिलती है, या तो स्कूल से या पड़ोसियों से। फिर वह आदमी चेतावनी देता है कि अगर उसे उसके बारे में और शिकायतें मिली तो वह उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देगा। अपने पिता का व्याख्यान सुनने के बाद ईशान की माँ लड़के के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके घावों की देखभाल करने लगती है। वह जानती है कि रंजीत एक समस्या पैदा करने वाला है और अपने बेटे से कहती है कि उससे अब और झगड़ा न करे। अगले दिन सुबह लड़के को स्कूल का एक और दिन झेलना पड़ता है। पहली ही कक्षा में उसकी शिक्षिका आयरीन ईशान से अंग्रेजी किताब से एक वाक्य पढ़ने और उसमें से विशेषण बताने के लिए कहती हैं। हालांकि लड़का उसके निर्देशों का पालन नहीं कर पाता क्योंकि उसे सीखने में बहुत कठिनाई होती है। यह मानते हुए कि यह रवैया ईशान की उदासीनता का परिणाम है, महिला उसे अपनी कक्षा से बाहर निकाल देती है। कक्षा के अंत में लड़का अपनी कक्षा में लौट आता है। उसके एक सहपाठी ने पूछा कि क्या उसने अपना गणित का होमवर्क किया और क्या उसके माता पिता ने उसकी रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर किए। चूंकि ईशान अपना होमवर्क नहीं कर पाया और उसने अपने माता पिता को अपनी ग्रेड्स नहीं दिखाई, उसे पता था कि उसे फिर से डांटा जाएगा, इसलिए उसने अपना सामान लिया और जाने का फैसला किया। जब बाकी सभी लोग कक्षाओं में जा रहे होते हैं, युवा लड़का भारत के अपने छोटे से शहर की सड़कों पर चलता है। उस सुबह ईशान कई नए स्थानों और नई पेशों से मिलता है जिनके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की थी। निस्संदेह उसके लिए वह सैर स्कूल के किसी भी दिन से अधिक फलदायी थी, क्योंकि सड़कों पर चलते हुए और लोगों के दैनिक जीवन को देखते हुए वह नई चीजें सीख सकता था जो कक्षा के दौरान नहीं होता था। स्कूल के घंटों के अंत में ईशान स्कूल लौटता है, बस के अंदर अपने सहपाठियों का इंतजार करता है और घर चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोपहर में उसकी माँ उसकी होमवर्क में मदद करती है, लेकिन यह देखकर निराश होती है कि लड़के ने कोई प्रगति नहीं की है। महिला यह नहीं समझ पाती कि ईशान हर दिन साथ में अभ्यास करने के बावजूद गलत वर्तनी कैसे कर सकता है। वह चिंतित है कि उसका बेटा फिर से तीसरी कक्षा दोहरा सकता है और अपने दोस्तों से पीछे रह सकता है। रात में ईशान अपने भाई को जगाता है और बताता है कि उसने उस दिन की कक्षा छोड़ दी। फिर ईशान उससे अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी शिक्षक के लिए एक नोट लिखने के लिए कहता है। शुरू में योहान नोट को जाली बनाने से मना कर देता है, लेकिन अंततः अपने छोटे भाई के आग्रह पर मान जाता है। अगले दिन उसकी शिक्षक वह नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि ईशान बीमार था, इसलिए वह पिछली कक्षा में नहीं आया। फिर महिला एक सरप्राइज गणित परीक्षा लेने का निर्णय लेती है। उन 30 मिनटों के दौरान जब छात्रों को प्रश्न हल करने थे, ईशान अपने विचारों में खोया हुआ है। लड़का अपने मन में एक कहानी बनाता है जिसमें वह एक अंतरिक्ष पायलट है और उसका मिशन सौरमंडल के तीसरे ग्रह पृथ्वी को लेकर 9वें ग्रह प्लूटो में गिराना है। ऐसा करने पर प्लूटो नष्ट हो जाता है और पृथ्वी सुरक्षित रहती है। इस प्रकार लड़का इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 3 गुना 9 बराबर 3 होता है। अगले दिन सुबह नाश्ता करते समय उसके पिता को वह जाली नोट मिलता है जो योहान ने शिक्षक के लिए लिखा था। वह अपनी पत्नी माया से पूछता है कि क्या उसने वह नोट लिखा था और उसकी पत्नी कहती है नहीं। ईशान को एहसास होता है कि वह मुसीबत में है।
कड़ी डांट के बाद उसके माता पिता उसके साथ निदेशक मंडल के पास जाते हैं ताकि गलत फहमी को दूर किया जा सके। उन्हें पता चलता है कि ईशान ने अपने असाइनमेंट नहीं किए हैं और न ही अपना होमवर्क। उसके शिक्षक कहते हैं कि पढ़ना और लिखना उसके लिए सजा जैसा है और दावा करते हैं कि लड़का कभी भी कक्षा में ध्यान नहीं देता। इन सभी शिकायतों का सामना करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल कहती हैं कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वह ईशान की मदद नहीं कर पाएंगी। वह महिला आगे सुझाव देती हैं कि शायद लड़का किसी बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित है और उसके माता पिता को उसके लिए एक विशेष स्कूल खोजने की सलाह देती हैं। जब वे घर पहुंचते हैं, नंद किशोर अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का दृढ़ निश्चय करते हैं। वह आदमी मानता है कि तभी ईशान एक अनुशासित युवा बनेगा। माया अपने पति को इस विचार से हतोत्साहित करने की कोशिश करती है क्योंकि वह अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह इस बात पर अडिग है कि यही स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। ईशान की अपने परिवार से दूर न भेजे जाने की विनती के बावजूद उसके पिता अपना मन बदलने के लिए तैयार नहीं है। अगले सप्ताह लड़के को उसके नए स्कूल ले जाया जाता है। घर जाते समय कार में माया अपने सबसे छोटे बेटे से अलग होने पर रोती है और योहान उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस बीच ईशान अपने परिवार द्वारा छोड़े जाने और अस्वीकार किए जाने का अनुभव करता है। रात के खाने के दौरान लड़का मुश्किल से खा पाता है क्योंकि वह जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करता है। घर पर माया को अपने बेटे की एक ड्राइंग नोटबुक मिलती है। इसमें लड़का उस पल को दर्शाता है जब उसे अपने परिवार से अलग किया गया था। इसे देखकर महिला फिर से सोचती है कि क्या उसने उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने का सही निर्णय लिया था। कक्षा के पहले ही दिन ईशान के शिक्षक उसे राजन के बगल में पहली डेस्क पर बैठने का आदेश देते हैं, जो कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। आदमी यह उम्मीद करता है कि ईशान अपने सहपाठी से प्रभावित होगा और एक मेहनती छात्र बन जाएगा। बाद में कला कक्षा के दौरान लड़का खिड़की से कुछ पक्षियों को देखते हुए ध्यान भटक जाता है जब होलकर उसके सिर पर चौक का टुकड़ा फेंकता है। आदमी ईशान को अपनी डेस्क पर जाने का आदेश देता है और कक्षा में ध्यान न देने के लिए सजा के रूप में उसकी हाथ पर 5 बार स्केल से मारता है। अंग्रेजी कक्षा में भी लड़का मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे ही प्रोफेसर सेन विषय समझाते हैं, बोर्ड पर लिखे शब्द गड़बड़ाने लगते हैं और ईशान को लगता है कि वह बाकी कक्षा से पीछे है। अपने शिक्षकों से बार बार खुद को बेवकूफ, आलसी और मूर्ख सुनने के बाद लड़का यह मानने लगता है कि यह सब सच है। अब उसकी कल्पना, जो कभी उसे अंतरिक्ष में यात्रा करने देती थी, भयानक राक्षसों को उत्पन्न करने लगती है जो उसे परेशान करते हैं। धीरे धीरे वह खुशमिजाज और उत्साही लड़का एक उदासीन, उदास और डरा हुआ बच्चा बन जाता है। सप्ताहांत में जब उसके माता पिता उसे घर ले जाने आते हैं, ईशान केवल रो सकता है और बेतहाशा दौड़ने लगता है। जब वह घर पहुंचता है तो योहान उसे 24 पेंट रंगों का संग्रह देता है क्योंकि वह जानता है कि उसका भाई पेंटिंग करना पसंद करता है, लेकिन यह भी उसे खुश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रविवार की शाम जब उसके माता पिता उसे वापस बोर्डिंग स्कूल ले जाते हैं, हालांकि वह बहुत उदास है, ईशान के पास अब और आंसू नहीं बचे हैं। लड़के की सभी भावनाएं चली गई थीं। जो बचा था वह खालीपन और उदासीनता थी। अगली सुबह उसका दोस्त राजन उसे एक किनारे से लटका हुआ पाता है और डर जाता है। लड़का उससे नीचे उतरने के लिए कहता है और अंत में जमीन पर गिर जाता है। फिर ईशान नीचे आता है उसकी मदद करने के लिए और लड़का उसे बताता है कि होलकर का तबादला दूसरे स्कूल में हो गया है और एक नया शिक्षक उनकी जगह आया है। जब सभी छात्र नए शिक्षक के आने का इंतजार करते हुए कमरे में इकट्ठा होते हैं तो वे बांसुरी की आवाज सुनते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। अचानक एक जोकर के रूप में सजा हुआ आदमी कमरे में आता है, कलाबाजियां करता है और गाना शुरू कर देता है। सभी छात्र इस नए तरीके से उत्साहित हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। यहाँ तक कि राजन, जिसकी टांग टूटी हुई थी, भी नृत्य में शामिल होने की कोशिश करता है। हालांकि ईशान सिर झुकाए रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। शो के बाद प्रोफेसर राम प्रत्येक छात्र को एक खाली कागज का टुकड़ा देते हैं और उनसे जो चाहें वह चित्रित या पेंट करने के लिए कहते हैं। कुछ मिनट बाद वह व्यक्ति कलाकृति की प्रगति देखने जाता है और महसूस करता है कि ईशान ने अपनी ड्राइंग शुरू भी नहीं की है। राम उसे जल्दी नहीं करना चाहते और कहते हैं कि लड़का अपनी गति से सब कुछ कर सकता है। हालांकि कक्षा समाप्त हो जाती है और सभी छात्र अपनी पेंटिंग्स के साथ तैयार हैं, सिवाय ईशान के। यह देखकर उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया बाकी सभी शिक्षकों से काफी अलग होती है। लड़के पर गुस्सा होने के बजाय राम उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। उस शाम ईशान को अपनी माँ का फोन आता है। महिला उसे सूचित करती है कि वह अगले शनिवार को उसे लेने नहीं आ पाएगी क्योंकि योहान टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में खेल रहा होगा। महिला माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का फोन को मेज पर छोड़कर चला जाता है। अगले दिन अवकाश के दौरान राम राजन से उसके दोस्त के बारे में पूछते हैं। लड़का कहता है कि उसे नहीं पता और बताता है कि ईशान उस स्कूल में खुश नहीं है। रंजन कहता है कि भले ही ईशान बहुत मेहनत करता है, वह पढ़ और लिख नहीं सकता। लड़का हमेशा सजा में रहता है और उसकी नोटबुक लाल निशानों से भरी होती है। यह सुनकर वह आदमी छात्र के लॉकर में लड़के की नोटबुक देखने जाता है और पुष्टि करता है कि वास्तव में ईशान कई वर्तनी की गलतियां करता है, लेकिन इसके अलावा वह कुछ ऐसा महसूस करता है जो शायद तब तक किसी ने नहीं देखा था। बोर्डिंग स्कूल में अपनी कक्षाएं देने के बाद राम उस दूसरे स्कूल की ओर जाते हैं जहां वह काम करते हैं। वह कुछ वर्षों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस दिन शिक्षक बहुत उत्साहित हैं।
जबीना, उसकी सहकर्मी, उसके पास बैठती है और पूछती है कि राम की आंखों में आंसू क्यों हैं, और वह व्यक्ति बताता है कि इतने वर्षों बाद उसने खुद को एक बच्चे के रूप में देखा। वह व्यक्ति ईशान की आंखों में देखकर महसूस करता है कि लड़के को मदद की जरूरत है, इसलिए वह उसके माता पिता के घर जाने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो माया उसका स्वागत करती है और अपना परिचय देने के बाद महिला उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करती है। ईशान की पुरानी नोटबुक्स देखते हुए राम को एक चित्र मिलता है और यह जानकर आश्चर्य होता है कि लड़का पेंट कर सकता है। फिर माया अपने बेटे द्वारा बनाए गए कुछ चित्र दिखाती है और शिक्षक उन्हें ध्यान से देखते हैं। अंततः आदमी उस नोटबुक को पाता है जिसमें ईशान ने वह क्षण चित्रित किया है जब वह अपने परिवार से अलग हुआ था और लड़के की संवेदनशीलता और रचनात्मक क्षमता से प्रभावित होता है। राम दंपति से पूछते हैं कि उन्होंने लड़के को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजा, और नंदकिशोर कहते हैं कि यह उनका एकमात्र विकल्प था क्योंकि ईशान ने पिछले साल दोहराया और अपनी पढ़ाई में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। यह सुनकर प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या दंपति ने देखा है कि ईशान की गलतियों में कोई पैटर्न है। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इसलिए राम उन्हें कुछ निशान दिखाते हैं जो अन्य शिक्षकों ने लड़के की नोटबुक में बनाए हैं। इस तरह उसके माता पिता देख सकते थे कि ईशान लिखते समय कुछ समान अक्षरों को गड़बड़ कर देता था, दूसरों के लिए उसने उन्हें उल्टा लिखा। इस प्रकार वे प्रतिबिंबित हो गए और समझना असंभव था। राम बताते हैं कि ईशान को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, इसलिए वह सही से पढ़ या लिख नहीं सकता। हालांकि नंदकिशोर कहते हैं कि यह बकवास है और दावा करते हैं कि यह सिर्फ पढ़ाई न करने का बहाना है। फिर राम एक बॉक्स लेते हैं जिस पर चीनी भाषा में शब्द लिखे होते हैं और आदमी से पढ़ने के लिए कहते हैं। नंदकिशोर कहते हैं कि वह नहीं पढ़ सकते क्योंकि वह उन प्रतीकों को नहीं जानते, लेकिन शिक्षक जोर देते हैं और उनसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। जब वह व्यक्ति फिर से कहता है कि वह नहीं पढ़ सकते तो राम उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस बिंदु पर नंदकिशोर को पूरी तरह से समझ में आता है कि वह अपने बेटे के साथ पिछले कुछ वर्षों से क्या कर रहे हैं। फिर राम बताते हैं कि ईशान को पढ़ने और लिखने में जो कठिनाई होती है उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। हालांकि यह कठिनाई यह नहीं दर्शाती कि लड़का बेवकूफ या मूर्ख है। वास्तव में उसका दिमाग उसके आसपास के अधिकांश वयस्कों की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और तेज है। यह उसके चित्रों के माध्यम से पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। फिर भी नंदकिशोर असंतुष्ट हैं क्योंकि अपने बेटे की महान प्रतिभा को देखने के बजाय वह इस बात की चिंता करना पसंद करते हैं कि ईशान कभी अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आ सकता या खेलों में अच्छा नहीं हो सकता। निराश होकर राम चला जाता है और माया की अनुमति से लड़के की नोटबुक ले लेता है। अगले दिन कक्षा शुरू होने से पहले वह ईशान को अपनी खुद की ड्राइंग दिखाता है और इस तरह लड़के का ध्यान आकर्षित करता है। फिर वह पूरी कक्षा को एक लड़के की कहानी सुनाना शुरू करता है जो पढ़ और लिख नहीं सकता था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। शब्द उसके दुश्मन थे, वे उसकी आंखों के सामने नाचते थे और उसे डराते थे। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था और उसे आलसी कहता था, जब तक कि एक दिन उस युवक ने पलटकर अपनी थ्योरी पेश की जिसने दुनिया बदल दी। कहानी के अंत में राम पूछते हैं कि क्या छात्रों को पता है कि यह लड़का कौन है, और ईशान चौंक जाता है, ये मानते हुए कि उसके शिक्षक उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि वह तब हैरान हो जाता है जब वह व्यक्ति उसे अल्बर्ट आइंस्टीन की तस्वीर दिखाता है, उस जीनियस की जिसने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से विज्ञान में क्रांति ला दी। इसके बाद शिक्षक छात्रों को एक पेंटिंग दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे क्या देख रहे हैं। वे सभी जवाब देते हैं कि यह एक हेलीकॉप्टर की ड्राइंग है। तो राम बताते हैं कि यह काम लियोनार्डो दा विंची ने किया था 400 साल पहले जब पहला हवाई जहाज अस्तित्व में आया। शिक्षक यह भी बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची को लिखने में बहुत कठिनाई होती थी और पेंटिंग में दिखाते हैं कि चित्रकार कैसे लिखता था। वाक्य के अंत में कोई कुछ नहीं समझ सका जब तक राम ने एक दर्पण का उपयोग करके सही तरीके से लिखा हुआ नहीं दिखाया, और छात्र और भी उत्साहित हो गए। अंत में वह ईशान से लाइट चालू करने के लिए कहता है और छात्रों से पूछता है कि किसने बिजली से दुनिया को रोशन किया। तुरंत ईशान जवाब देता है कि वह थॉमस एडिसन थे। उसे बधाई देने के बाद शिक्षक उसे बताते हैं कि एडिसन भी ठीक से पढ़ नहीं सकते थे। इन सभी अद्भुत व्यक्तित्वों का परिचय देने के बाद राम कहते हैं कि वह छात्रों को यह बताने के लिए कह रहे हैं कि उनमें कई छुपे हुए रत्न हैं जिन्होंने इतिहास को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को एक अलग तरीके से देखा। उस कक्षा में शिक्षक प्रस्ताव रखते हैं कि वे कुछ अनोखा बनाएं। विचार यह था कि वे उन सामग्रियों और वस्तुओं को लें जो उन्हें कचरे में या जमीन पर फेंकी हुई मिलती हैं और उन्हें कुछ अनोखा बना दें। शिक्षक छात्रों से झील के पास इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह ईशान से बात करना चाहते हैं। जब सभी कमरे से बाहर चले जाते हैं, राम लड़के को बताते हैं कि जब वह बच्चा था तो उसे भी सीखने में कठिनाई होती थी और उसके पिता उसे नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि राम आलसी है और पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी कठिनाई पर काबू पा लिया और अब वह अन्य बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ मिनट बाद जब अन्य लड़के खेल रहे थे, ईशान पुराने सामान का उपयोग करके कुछ नया बना रहा था। कुछ टहनियों और लकड़ी के टुकड़ों की मदद से लड़का एक नाव बनाता है जो पानी में खुद से चल सकती है। उसके शिक्षक को गर्व होता है और कक्षा के बाद वह उस वस्तु को घर ले जाकर उस दिन की याद के रूप में रखता है। अगले दिन सुबह राम अपने एक छात्र के बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय जाते हैं। जब वह सुनते हैं कि विषय ईशान है तो वह तुरंत एक और शिकायत सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अन्य शिक्षक भी लड़के के बारे में बुरा बोल चुके हैं। हालांकि अपनी सभी अपेक्षाओं के विपरीत राम कहते हैं कि ईशान एक अत्यंत बुद्धिमान लड़का है।
उसकी एकमात्र कठिनाई डिस्लेक्सिया के कारण पढ़ने और लिखने में है। सीखने की इस विकार के बारे में अधिक विस्तार से समझाने के बाद शिक्षक प्रिंसिपल को लड़के द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स दिखाते हैं और उस आदमी से उसे मदद करने का एक अवसर देने के लिए कहते हैं। वो प्रस्ताव करते हैं कि शुरू में अन्य शिक्षक उसकी वर्तनी की गलतियों को नजरअंदाज करें और ईशान का मौखिक रूप से मूल्यांकन करना शुरू करें। इस बीच राम उसे पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित करने में मदद करेंगे। निर्देशक इस विचार को स्वीकार करते हैं और राम लड़के की मदद के लिए निजी पाठ शुरू करते हैं। पहले वे कुछ वर्तनीय अभ्यास एक रचनात्मक तरीके से करते हैं जो ईशान की तेज कल्पना को उत्तेजित करता है। जब लड़का पूरे वर्णमाला को सही क्रम में बोलने में सक्षम हो जाता है तो वे शब्दों को लिखने और उच्चारण का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हफ्तों के भीतर ईशान सही और आसानी से पढ़ने में सक्षम हो जाता है। उसकी गणित की क्षमताएं भी बहुत बेहतर हो जाती हैं और वह संख्याओं को भ्रमित करना बंद कर देता है। स्कूल वर्ष लगभग समाप्त हो गया था और सेमेस्टर को एक उच्च नोट पर समाप्त करने के लिए राम ने पूरे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक कला प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। बाद में जब राम एक और कक्षा पढ़ा रहे थे, नंद किशोर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनसे बात करनी है। शिक्षक के कार्यालय में वापस वह व्यक्ति कहता है कि उसकी पत्नी ने इंटरनेट पर कुछ शोध किया और डिस्लेक्सिया के बारे में सब कुछ पढ़ा। राम पूछते हैं कि आदमी उन्हें ये क्यों बता रहा है और नंद किशोर कहते हैं कि वह नहीं चाहते कि प्रोफेसर ये सोचें कि दंपति अपने छोटे बेटे की परवाह नहीं करते। यह सुनकर शिक्षक कहते हैं कि स्नेह बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक पीड़ित आत्मा को ठीक कर सकता है। वह कहता है कि प्यार भरे इशारे और शब्द बच्चे को प्यार का एहसास कराते हैं। उसके अनुसार बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा जानता हो कि अगर वह असफल होता है तो उसके माता पिता उसका समर्थन करेंगे। तभी बच्चा सुरक्षित महसूस कर सकता है और आत्म प्रेम विकसित कर सकता है। यह सुनकर नंद किशोर निरुत्तर हो जाते हैं और उठकर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले राम पूछते हैं कि क्या उनकी पत्नी ने भी इंटरनेट पर सोलोमन द्वीपों के बारे में पढ़ा है। वहाँ जब स्थानीय लोग खेती के लिए जंगल का एक हिस्सा चाहते हैं तो वे पेड़ों को नहीं काटते। इसके बजाय वे उनके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और तब तक चिल्लाते हैं जब तक वे इसे सहन नहीं कर सकते। वे उन्हें अपने शब्दों से श्राप देते हैं और कुछ ही दिनों में ये पेड़ खुद ही मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। प्रोफेसर की बातों से हैरान होकर नंद किशोर चला जाता है। बाहर जाते समय वह अपने बेटे से टकराता है और उसे दूर से देखता है। ईशान कला प्रतियोगिता के पोस्टर को पढ़ रहा था और उसके पिता इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अपराध बोध की भावना उन्हें घेर लेती है और उनके पास लड़के के पास जाने का साहस नहीं होता। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही ईशान जाग जाता है और तैयार होने लगता है। लड़का अपने कमरे से निकलता है जबकि उसके सहपाठी अभी भी सो रहे होते हैं और सूर्योदय देखने के लिए झील पर जाता है। कुछ घंटे बाद छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एम्फीथिएटर में इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि प्रिंसिपल और उनकी पत्नी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। राम राजन से ईशान के बारे में पूछते हैं, लेकिन लड़का बताता है कि उसका दोस्त उसके सहपाठियों के जागने से पहले ही चला गया था। इस खबर से शिक्षक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वह अन्य बच्चों को छोड़कर लड़के को ढूंढने नहीं जा सकते, इसलिए वह वहीं उसका इंतजार करने का निर्णय लेते हैं। अन्य शिक्षक भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते हैं और छात्रों द्वारा बनाई गई अपनी कैरिकेचर देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ मिनट बाद राम की शिक्षिका ललिता लालजानी आती है और वह व्यक्ति घोषणा करता है कि वह निर्णायक होंगी जो विजेता पेंटिंग का चयन करेंगी। प्रतियोगिता शुरू होती है और हर कोई अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार होता है। घंटे बीत जाते हैं और राम ईशान की अनुपस्थिति को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह है कि लड़का समय पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ जाता है। शिक्षक उसे एक खाली कागज देते हैं और युवक एक अधिक एकांत जगह खोजता है बैठने और अपनी कला का काम बनाने के लिए। अब जब वह शांत है, राम अपनी पेंटिंग शुरू कर पाते हैं। कुछ मिनट बाद ईशान अपनी पेंटिंग प्रोफेसर को दिखाता है, जो काम में विवरण की समृद्धि से चकित हो जाते हैं। हालांकि लड़का और भी अधिक आश्चर्यचकित होता है जब वह देखता है कि राम की पेंटिंग में उसका चेहरा अत्यंत खुश अभिव्यक्ति के साथ चित्रित है। कुछ घंटे बाद प्रतियोगिता समाप्त होती है और निर्देशक के सामने विजेता की घोषणा करने का कठिन कार्य होता है। वह कहते हैं कि उनकी विशेष अतिथि ललिता को 2 सुंदर चित्रों में से एक को चुनना पड़ा। परिणाम बराबरी पर था, लेकिन केवल एक चित्र विजेता हो सकता था क्योंकि वह स्कूल के वार्षिक पुस्तक का कवर बनने वाला था। अंत में महिला ने जीत एक छात्र को दी और राम दूसरे स्थान पर आए। हर कोई जानना चाहता है कि वह छात्र कौन था जिसने शिक्षक को हराया और प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि विजेता कलाकृति ईशान की थी। शर्मीला लड़का तालियों के बीच छिप जाता है, लेकिन जब वह अपने शिक्षक के गर्वित चेहरे को देखता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और ईशान मंच पर जाता है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद लड़का बहुत खुश होता है और राम की बाहों में दौड़ता है। इस समय दोनों गले मिलते हैं और खुशी से साथ में रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद छात्रों के माता पिता छुट्टियों के लिए अपने परिवारों के साथ बच्चों को घर ले जाने के लिए आते हैं। जब वे स्कूल पहुंचते हैं तो ईशान के माता पिता को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल उन्हें दिखाते हैं कि लड़के की पेंटिंग ने प्रतियोगिता जीत ली है और वह स्कूल ईयरबुक का कवर बन गई है। पिछले कवर पर राम की बनाई पेंटिंग थी और दंपति अपने बेटे का चेहरा स्कूल की किताबों में से एक पर छपा देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले नंद किशोर और माया शिक्षक के कमरे में ईशान की रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं। दंपति अपने बेटे की उत्कृष्ट प्रगति के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं और पता चलता है कि यह सब प्रोफेसर राम की मदद से संभव हुआ। जाने से पहले वे राम से बात करने जाते हैं और नंद किशोर उन्हें गले लगाते हैं। आदमी के पास शिक्षक को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है कि उन्होंने उनके बेटे के जीवन में जो परिवर्तन किया है। राम फिर ईशान को अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि वह उसे याद करेंगे, लेकिन जब लड़का छुट्टियों से लौटेगा तो वह वहां होंगे।
फिर लड़का अपने परिवार के साथ कार तक जाता है, लेकिन वाहन में बैठने से पहले वह वापस अपने शिक्षक की बाहों में दौड़ता है।